नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। सो अब जुलाई एंड होने वाली है। आपका JEE का पहला सेशन जो कि जनवरी में होगा, मिड जैन के बाद। अब उसमें 6 महीने या उससे थोड़ा सा कम टाइम ही बचा है आपके पास। अब आप ये सोचोगे कि उसकी तैयारी चालू करें या ना करें, या कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें, होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी उसके अंदर। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, इफ़ आप ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करोगे तो आपका पेपर आराम से क्लियर होगा। आप एक अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। तो लेट्स गेट इट। तो एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर में आ जाएंगे। आपका एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद होगा, जो कि हर साल ही होता है। 15 के बाद होगा, 20 के बाद होगा, वो हमें देखना पड़ेगा, मतलब कब कब की डेट आ रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6 महीने बचे हैं। अब 6 महीने में आपके पास क्लास 11th भी है और 12th भी है। क्लास 11th की भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और क्लास 12th की भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मतलब 6 सब्जेक्ट्स। मतलब कि एक महीना एक क्लास का एक सब्जेक्ट आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप 12th अपियरिंग हो तो आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और नवंबर तक कंप्लीट होने का मतलब है कि आपका सिलेबस अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप नवंबर दिसंबर अच्छे से रिवाइज कर कर फिर 11th के बैकलॉग्स भी कवर करने हैं, और ये सारी चीज़ें कर कर आप मॉक टेस्ट देकर फिर जनवरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। 10 घंटे का टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। अभी से नहीं करनी, ग्रेजुअली टाइम को इंक्रीज करेंगे, लेकिन करेंगे 10 घंटे। अभी से नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अगली चीज़ भाई, पेपर में दो सेक्शन आते हैं। एक MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये 20 के 20 आपको सारे ही करने होते हैं। इधर 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 करने होते हैं। पहले क्या होता था, JEE ऑप्शंस नहीं देता है इनमें, लेकिन अब ऑप्शंस देने लग गए। सेकंड चीज़, बच्चे क्या सोचते हैं कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं आएगा, आपको आप मैनुअली इसका आंसर डालना पड़ेगा। अब आंसर में भी एक रेंज गिवन होती है कि आप मान लो आपका आंसर 2.5 है एग्जैक्ट, और तो आप 2 से 3 के बीच में जो आंसर डालोगे, कि आपने जैसे जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 ले ली, ऐसे अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करके आपने जो आंसर डाला वो सही माना जाएगा। लेकिन बच्चे ना सोचते हैं कि ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, ये बहुत मुश्किल आएंगे क्योंकि अब वैल्यू डालनी है, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से बच्चे ना घूम जाते हैं और ये सोच के इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो मुश्किल ही आने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। NTA कंडक्टिंग बॉडी जो है उसे पता है कि भाई ऐसा तो बच्चे सोचेंगे। तो वो क्या करते हैं ना कि शुरुआत में या बीच में कहीं पर वो 2-4 इजी क्वेश्चन डाल देंगे। अब 10 में से 2-4 तो इजी क्वेश्चन हैं, तो आप ये सोच के चलो कि भाई 10 में से 2 या 4 क्वेश्चन इजी हैं। तो आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना वो इजी है, आप ये मान के चलो। आप ये सोच के चलोगे ना कि वो मुश्किल है, तो आसान वाला क्वेश्चन भी आपको मुश्किल लगेगा। तो आप ये सोच के चलो कि क्वेश्चन ईजी है और फिर उसको अटैम्प्ट करो। हो सकता है जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है वो भी आप सही कर सकते। तो कभी भी क्वेश्चन को मुश्किल मान के मत चलो, हमेशा ये सोच के चलो कि मेरे को आता है, मैं आराम से कर लूँगा। उस माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस को अप्रोच करो। हमेशा आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो आपको आते हैं, जिस लेवल का आपने पढ़ा हुआ है वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगली चीज़, अगर आप सही करोगे तो +4 आएंगे, अगर इनकरेक्ट करोगे तो -1। अनआंसर्ड पे कोई मार्क्स नहीं है। प्लस एक और चीज़ कि अभी तक क्या हो रहा था ना, लास्ट ईयर तक 11th का पोर्शन लगभग 55% आता था, लेकिन इस साल 12th का पोर्शन 50% से ज़्यादा है। जो ट्रेंड होता है ना वो 2-3 साल के लिए चलता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मतलब अगले साल 2024 और 25 में 12th वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये एक्सपेक्टेशन है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स इतनी है। IIT के लिए तो आपको JEE का एडवांस देना पड़ेगा, और उसके बाद बचे ये। अब ये सारे इंस्टीट्यूट वो हैं जो सेंटर जिनको फंड करता है। अब अगर सेंटर इनको फंड कर रहा है इसमें, तो हम एडवांस के थ्रू एडमिशन लेते हैं, इनके थ्रू हम मेंस के थ्रू इनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये वाली टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ गई, जो कि बन जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली 35,000। इसको मिला लो तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बन गई 50,000। सेंटर फंडेड, स्टेट फंडेड जैसे दिल्ली में आता है DTU आ जाता है, IIT दिल्ली आ जाता है, NSUT आ जाता है, ये स्टेट फंडेड है और इनकी काउंसलिंग भी अलग होती है। पेपर सेम है, लेकिन इनके अंदर ना 85% तक का स्टेट कोटा लग जाता है। स्टेट कोटा लगने के बाद अब जैसे ये दिल्ली के हैं तो इनमें 85% सीटों पर दिल्ली के बच्चों को एडमिशन होगा, 15% ऑल इंडिया का।
तो इस वजह से हम इनको काउंट में नहीं लेते, हम सिर्फ सेंटर फंडेड को काउंट में लेते हैं। टोटल 50 के सीट्स। अब एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे होते हैं JEE का जो एग्ज़ाम देते हैं वो होते हैं हर साल अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख। अब इन 10 लाख में से आपको चाहिए 50,000 सीट्स। 50,000 सीट्स का मतलब आपको आना पड़ेगा टॉप 5% बच्चों के अंदर। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 35,000 सीट्स की। अब इन 35,000 सीट्स में भी आप पहुंचोगे जनरल कैटेगरी में तो उसकी आधी कर दो सीट्स, 17,500। तो मतलब आपको चाहिए 17,500, वो आ गया टॉप का 1.75% बच्चा। मतलब आपको जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें आपको टॉप 1.75% के अंदर आना पड़ेगा। 1.75% मतलब यहाँ से ऊपर, आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो 180 से ऊपर मतलब 190 प्लस इज गोइंग टू बी योर सेफ स्कोर। इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा ताकि आप इनमें से किसी इंस्टीट्यूट में सीट रिजर्व कर सको। तो मतलब 190 एंड 190 इज आउट ऑफ 300। अब ये तो ऑब्वियसली दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई 190 कैसे आएंगे, JEE का बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है। सब्र करो, मैं बताता हूँ। चलो, अब ये JEE 2023 का डिफिकल्टी एनालिसिस। फिजिक्स 65, केमिस्ट्री 70 और मैथ 38% ईजी आई थी। मतलब ओवरऑल 60% पेपर, 59% पेपर ईजी आया। मीडियम 33, 26 एंड 52। मैथ 52% मीडियम। जनरली मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है हमें, लेकिन मीडियम 52% है और टफ इज़ 8%। ईजी वाले क्वेश्चन का मतलब वो वाला क्वेश्चन जो आप एक बार देखो और आपको अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, तो आपको पता चल जाएगा देखने पर ये फॉर्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। मीडियम लेवल इज आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए कि क्या करें कैसे करें, एंड देन आप उसके ऊपर एक्ट कर सकते हो। 1-2 फॉर्मूले 2-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। टफ वाला इज आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कई सारे कंसेप्ट मिक्स करके लगाने पड़ेंगे। दिस प्लस दिस, मैं इसकी दोनों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ईजी की बात करूँ। ये एवरेज है पिछले 10 साल का। केमिस्ट्री में 15-16, फिजिक्स में 15-16, मैथ में 7-8, मतलब टोटल 38 to 40 क्वेश्चन ईजी आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने हैं 75। 90 में से 75 में से भाई साहब 38 to 40 क्वेश्चन आर इजी, मतलब एवरेज इजी मार्क्स इज 153। एंड JEE 2023 इस वाले पेपर के लिए देखो तो 177 मार्क्स का इजी पेपर आया था। इजी का मतलब आसान, बिल्कुल आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये देखो पिछले साल के लिए तो टॉप 10 NITs में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 220 का है। मैंने आपसे कहा 190 प्लस इज सेफ स्कोर। एनी ब्रांच मतलब ऐसे खैरात में जो मिल जाती है तो वो बेकार वाली चीज़ है, बट 169। Tier 2 NIT CS 190 जो मैंने आपसे कहा। Tier 3 NIT जो दूर दूर जैसे अगरतला वगैरह, उनमें भी 160 प्लस पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलती है जो ज़्यादातर की फेवरेट होती है। अब 190 प्लस एंड देन 220 प्लस यहाँ पर ये वाला जंप चाहिए, एक प्लस जंप चाहिए यहाँ से जो इजी है वहाँ से आगे। तो 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर करें इन जस्ट 6 मंथ्स। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 150 मार्क्स है यहाँ से जंप लगाना है 190 या फिर 200 प्लस के ऊपर। दिस इज योर टारगेट टू गेट 99 परसेंटाइल इन जस्ट 6 मंथ्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस लेवल पर हो अभी। लेवल 0, 1 एंड 2। लेवल 0 इफ़ आप अभी CBSE में या जिस भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं उसमें आप 60 to 70% पर लाइक कर रहे हो, मतलब JEE के लिए जो मिनिमम आपको मार्क्स चाहिए वो 75% है मिनिमम क्वालिफिकेशन इन क्लास 12। अगर आप 60-70% पर हो भाई JEE छोड़ो, पहले CBSE पे ध्यान दो। लेवल 1 इफ़ आप CBSE के अंदर 75 से 80 प्लस पर परसेंटेज पर आप स्कोर कर रहे हो, लेकिन आपने JEE को अभी तक चालू नहीं करा है। लेवल 2 इफ़ आप CBSE में 80 प्लस हो प्लस आपने JEE के कर लिया, मेरे हिसाब से ये 3 मोटे मोटे लेवल हैं आप यहाँ पर लाइक कर रहे हो। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान आगे का तैयार करना पड़ेगा। आपको कम से कम 7-8 घंटे लगाने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो 3 से 4 घंटे, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है। आप स्कूल नहीं जा रहे तो वो वाला टाइम भी इसके अंदर जोड़ो।
अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने आपको 10 घंटे का टारगेट दिया है, तो 10 घंटे को आपने शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा 3-4 से। देन धीरे धीरे करके जैसे आपका सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा, ईयर एंड होगा, प्री बोर्ड्स होंगे, वहाँ पर आपके स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो आपने वो वाला पूरे 3-4 घंटे के अंदर मिक्स करने हैं स्कूल के 6 घंटे। वहीं से बनेंगे आपके 10 घंटे प्लस कोचिंग तो होगी, और कोचिंग का टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप जेईई एग्ज़ाम के निकट पहुंचते जाओगे। 6 घंटे रात को, 1 घंटा दिन में, टोटल 7 घंटे का रेस्ट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अभी धीरे धीरे करके इसको भी कम करूँगा। स्टडी मटेरियल को अरेंज करो, लिमिटेड मटेरियल प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब मटेरियल की बात करो तो भाई मटेरियल ये रहा आपके पास, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक। फिजिक्स में अकेले 8 बुक हो गई, इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर डाल दो तो 9 बुक्स हो गई, और मैथ में एग्जाम्पलर डाल दो तो 8 बुक हो गई। 8 बुक पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा 8 बुक? इतना पढ़ोगे पागल हो जाओगे। अपना लेवल देखो और उसके अकॉर्डिंग बुक्स चूज़ करो। अगर आप लेवल 0 पर हो, सिर्फ इसको पढ़ो, नीचे मत जाओ, जेईई छोड़ दो, पहले सीबीएसई करो, बेस बनाओ। सीबीएसई पीवाईक्यू मतलब डेरिवेशन वगैरह नहीं, क्वेश्चंस इसके। एचसी वर्मा जेईई पीवाईक्यूज और कोचिंग मटेरियल। इफ आप लेवल 1 पर हो, और फिर अरिहंत या कोई सा भी पब्लिकेशंस के क्वेश्चन बैंक एंड संगेज की सीरीज उठा लो। इफ आप लेवल 2 पे पहुंच गए, एग्जाम्पलर इफ आप चाहे लेवल 1 पर हो चाहे लेवल 2 पर हो। अगेन एनसीईआरटी पीवाईक्यूज इफ आप लेवल 0 पर हो, क्योंकि बेस बिल्ड करना है अभी। देन दिस इफ आप लेवल 1 पर हो, एंड ऑल ऑफ दिस इफ आप लेवल 2 पर पहुंच गए, एंड एग्जाम्पलर इफ आप लेवल 1 या 2 पर। फिर से लेवल 0 एंड देन लेवल 1 एंड देन लेवल 2। ओ ये लेवल ऑब्जेक्टिव लेवल 2 पर और कोचिंग लेवल 1। अगेन एग्जाम्पलर लेवल 1 या 2, कोई सा भी कर सकते हो। अब ये आपको थोड़ा अपने हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा ताकि आप देख सको कि हाँ मैं कौन से स्टैंड पर हूँ और मेरे को क्या करना है अभी। अगर आप लेवल 0 पर आप संगेज की बुक उठा के कर लोगे, आपके क्वेश्चन होंगे ही नहीं, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आप फिर बैठ जाओगे। लेवल 0, मैं लेवल 0 वालों को ये नहीं कह रहा कि आप जेईई नहीं क्लियर कर सकते, आप ये करो, फिर आप इस पर आना, फिर आप इस पर आना, अपनी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, अपने आप पे थोड़ा वर्क करो। जो एक्स्ट्रा टाइम आप कहीं ना कहीं लगा रहे हो, टाइम को बचाकर पढ़ाई पे लगाओ, दोस्तों से थोड़ा दूर हो जाओ, टाइम वेस्ट थोड़ा कम कर दो, सारा टाइम यहीं पे लगाओ। स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाने पे काम करो। क्या करना है, कैसे करना है, आगे भी और स्ट्रेटेजीज में आपको बताता जाऊँगा, कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे टाइम बचाना है, सब मैं बताऊँगा। ये वाला मटेरियल आपको अभी फॉलो करना है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। इसमें भी आप आर डी शर्मा छोड़ देना, आर एस अग्रवाल करना, आर डी की सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना। रिकवर सिलेक्टेड बैकलॉग्स इज द नेक्स्ट थिंग। अब आपको सिलेक्टेड बैकलॉग कवर करना है। सिलेक्टेड का मतलब आपके कई सारे टॉपिक होंगे जो 11th के रहे हैं। मैंने मान लिया कि आपने 11th को बहुत अच्छे से नहीं करा, तभी आप आज ये वीडियो देख रहे हो। तो आपने 11th बहुत अच्छे से नहीं करी, मान लिया। 11th में बहुत सारे टॉपिक, या मान लो आधी 11th आपकी रह रही है जो आपको नहीं आती, ठीक है। लेकिन अब आपको ना सिलेक्टेड बैकलॉग्स करने हैं। सिलेक्टेड का मतलब आपको 11th के पीसीएम में वही वाले चैप्टर्स चूज करने हैं जो आपको 12th के पीसीएम से रिलेट कर सको। मतलब जैसे 11th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 12th से रिलेट कर सकते हो, वो बेसिक है, और 12th में थोड़ा हायर लेवल पहुंच जाता है, रिलेट हो जाएगी। 11th की केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर जहाँ पर आप क्वांटम के बारे में पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो, वो पूरा का पूरा उठ के 12th की फिजिक्स में आ जाता है, एटम से न्यूक्लियाई के अंदर। तो ऐसी चीज़ें पढ़ो जो रिलेट कर सको। 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है मैथ के अंदर, जो 12th के अंदर इस्तेमाल होगी। लेकिन 11th की फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जो 12th की फिजिक्स से रिलेट करे, तो 11th की फिजिक्स को अभी के लिए छोड़ दो। जो पहले रिलेट करने वाले चैप्टर हैं वो कर लो। फिर आप देखो कि अब सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, जो पक्का है कि भाई इनसे तो ना हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है पिछले 10 साल में, कि इन चैप्टर से ना हर साल क्वेश्चन आता है। अब 30 क्वेश्चन आने हैं बस, हर चैप्टर से तो एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। लेकिन आप वो चैप्टर चूज करो ना कि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, वो वाला चैप्टर करो। जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इससे तो क्वेश्चन आएगा, वो वाला चैप्टर चूज करो। जिसमें से क्वेश्चन आना ही नहीं है, जैसे फ्लूइड से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और आपने फ्लूइड नहीं करा हुआ, अभी छोड़ दो, आएगा तो 30 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपकी किस्मत इतनी खराब हुई कि आपने नहीं पढ़ा और उसमें से आ गई, फोकस करो बाकी 29 के ऊपर। आप इस चीज़ को ध्यान दो। तो जिसमें ज़्यादा वेटेज है वो करो, जो रिलेट कर रहे हो वो करो। और इसमें भी आपको थ्योरी नहीं पढ़नी बहुत ज़्यादा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूला शीट बिल्ड करनी है, एंड देन फॉर्मूला रिवाइज करके फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फॉर्मूला शीट में रह गया कुछ तो ऐड करो, देन रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस करो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। तो फिजिक्स में तो आपको अपने टीचर के साथ बिल्कुल ऐसे चिपक के रहना है कि टीचर ने जो कहा वो हमने लिखा है, जो पढ़ाते हुए टीचर कह रहा है वो आपकी नोटबुक में एज इट इज़ चले जाना चाहिए।
और जो टीचर ने कहा उसको नोटबुक में उतारो, घर जाके नोट्स को अपने फिल्टर करो। देन टीचर ने जो क्वेश्चन कराए क्लास वर्क वाले वो क्वेश्चन करो। सेकेंडली अपना होमवर्क करो। पहले क्लास वाले क्वेश्चन देन होमवर्क। केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल को सेम जैसे फिजिक्स कर रहे हो आप वैसे करो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो टीचर ने कहा उसको नोट्स में डालो, फिर घर जाके वापसी बुक को पढ़ो, देन अपने नोट्स को रिफाइन करो और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करने लगो। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत बेनिफिशियल है। 90% चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर से ही आती हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ मत करना शुरुआत के लिए। वो जो मैंने आपको लेवल 2 वाली बुक्स बताई थी वो काफ़ी एडवांस पे जाने के लिए पहले एनसीईआरटी अच्छी से हो जानी चाहिए, फिर ही आगे कुछ करना है। मैथ सेम लाइक फिजिक्स। टीचर जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा है उसको ध्यान से करो। सबसे पहले घर जाके क्लास वर्क वाले क्वेश्चन करो एंड देन होमवर्क वाले क्वेश्चंस करना बाद में, पहले ये। तो आपको फिजिक्स में एक 25-75 स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इसके अकॉर्डिंग आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ में अपना 25% टाइम रीडिंग में दोगे और 75% टाइम प्रैक्टिस के अंदर। 75% ऑफ द टाइम जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपको क्वेश्चंस लगाते जाने हैं, इसके लगातार प्रैक्टिस करते जाना और 25% में रीडिंग करनी है। और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 25% टाइम सॉल्विंग में देना है और 75% टाइम देना है आपको रीडिंग के अंदर, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये पूरा बुक से आता है और बहुत ज़्यादा थियरी है इसके अंदर। तो आपको इसको 75% टाइम पढ़ना है और बाकी जो 25% टाइम है वो इसके आपको क्वेश्चंस करना है, कन्वर्जन करने हैं, फॉर्मूलाज देखने हैं, रिएक्शंस रिवाइज करने हैं और उसके क्वेश्चंस में करना है। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी के लिए 30-40 क्वेश्चन दिन के बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपको प्रैक्टिस बढ़ाते जानी है। यही नेक्स्ट पॉइंट है, प्रैक्टिस करते जाओ। अभी के लिए 30 क्वेश्चन इज इनफ। अभी आप शुरुआत कर रहे हो लेकिन इसको आपको नवंबर तक 100+ क्वेश्चंस पे पहुंचाना पड़ेगा, तभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। आप ये याद रखो कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो पिछले 2 साल से या 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब उन लोगों से आगे बढ़ना है तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अगले 6 महीने में। तो अपने आप को यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। 100+ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, मतलब 30 क्वेश्चन ओवरऑल से 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको अपने आप को पहुँचाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू लेस टाइम, मतलब आप क्लास में जितना ज़्यादा अटेंटिव रहोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लास में टीचर ने जो कहा अगर आपने उसको पूरे ध्यान से सुना है और अच्छे से उसको लिख लिया तो घर पे जाकर उसको रिवाइज करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। ये आपको खुद अच्छे से पता है। इसमें मैं या कोई और आपसे ये बात कहे तो इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, कोई किसी और से जानने वाली बात भी नहीं है। आपको खुद पता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से क्लास में सुन लो फिर उसको घर पे जाके पढ़ो तो आपको आसानी से वो चीज़ समझ आ जाएगी। आप क्या करोगे, आप क्लास में तो पूरा अटेंटिव नहीं हो, आपने आधा अधूरा ज्ञान लिया वहाँ से, फिर आप घर जाके आप पढ़ने बैठे, फिर आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उसको समझने में। इंस्टेड आप क्लास में थोड़ा ध्यान दो। आप कोचिंग की फीस या स्कूल की फीस क्यों दे रहे हो? वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से समझो, उसको ग्रैस्प करो एंड देन वो लिख लो और फिर घर जाके बुक से पढ़ो एंड देन उसको मैच करके अपने नोट्स बना लो। आपका काम खत्म, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जो टाइम बचेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाओ। अब आपने जो नोट्स बनाया आज उसको फिल्टर करा, आप जब रिवाइज करोगे उसमें से और अननेसेसरी चीज़ें हटाते जाओ। आप ऐसा करो जब आपके पेपर में आए ना उस टाइम आपका एक चैप्टर एक पेज में हो जाए। मतलब अब से जनवरी तक आपका एक चैप्टर एक पेज में आ जाना चाहिए कि आपने एक पेज उठाया, वो पूरे चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, उसको रिवाइज करा, काम खत्म। टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने दिन आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, क्या आपका पूरा शेड्यूल है। अब वो सारी चीज़ें देख दाख कर आपको फिर ये डिसाइड करना है कि अब मेरा कहाँ का टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल भी दिन का ही बनाना पड़ेगा। दिन का टाइम टेबल बनाने का मतलब आपका पेपर तो होना है दिन में। आप रात को पढ़ रहे हो, भी मैंने मान लिया रात को बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन भाई साहब रात को पेपर थोड़ी होगा। आप अपनी बॉडी क्लॉक को रात में सेट कर दोगे कि आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, रात को आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन निकल रहे हैं आपके। लेकिन अगर आप रात को अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करोगे तो दिन का पेपर कैसे दोगे?
दिन के पेपर में आपको अपनी बॉडी को इस हिसाब से अरेंज करना है कि आपका दिन का जो पेपर का टाइम है, जो 9 से 12 या 2 से 5 वाला टाइम होता है, आप उसमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करो। उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट दो, ताकि आपकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से सेट हो कि आपका फोकस सबसे ज़्यादा उस टाइम पर बन रहा है। अपने आप को उस हिसाब से बनाओ और उसके लिए टाइम मैनेज करो कि आपको स्कूल से किस टाइम आना है, कब पेपर देना है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देन कब पढ़ना है। खेलने को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दो, स्कूल में गेम्स पीरियड है उतना ही करो। एंड देन बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो कि ऑनलाइन गेम खेलना, वो सारी चीज़ें छोड़ दो। खेल रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो, स्कूल में करो, कभी संडे मंडे को खेलने चले गए वो करो, लेकिन ऑनलाइन गेम्स को छोड़ दो। दोस्तों से बात करो फिजिकली, ऑनलाइन छोड़ दो। फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ क्वेश्चन देखने, पढ़ने और प्रैक्टिस के लिए करो, और कुछ भी नहीं। डाउट्स रिजॉल्व करो, सबसे ज़रूरी है। आप जिस भी टीचर से पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ इन डाउट्स को डिस्कस करते जाओ लगातार। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि आप अभी कर रहे हो, आपका 12th वाला आपने कोई चीज़ छोड़ देगी तो ये बाद में करेंगे, तो 12th वाला बैकलॉग बन जाएगा। अभी बैकलॉग पीछे वाले भी रह रहे भाई, उनको भी निकालना है। आप अभी वाला बैकलॉग नहीं बनाना, आप अफोर्ड कर सकते इस टाइम पर। तो आप डाउट्स कंटिन्यूसली रिजॉल्व करते रहो। नेक्स्ट चीज़, संडे को रिवीजन डे के टॉप पे रखो। मतलब संडे को कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत करो, संडे को सिर्फ टेस्ट करो। अब टेस्ट में भी एक चीज़ है कि आपको जब भी टेस्ट करना है ना, तो टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस के साथ करना है। ये नहीं कि टेस्ट करा और भाई हो गया काम मेरा खत्म, ठीक है नंबर कम आ गया तो कोई बात नहीं बाद में नहीं। टेस्ट करो, एनालिसिस करो कि भाई गलती हुई तो क्या हुई, कि आपको क्वेश्चन आता नहीं था, या क्वेश्चन आपको आता था लेकिन हुआ नहीं, या फिर आपको क्वेश्चन में आपने आता था लेकिन करते करते आपने कोई ना कोई सिली मिस्टेक कर दी। इसमें डिफरेंस है कि आपको आता था, आप करने बैठे थे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सिली मिस्टेक का मतलब आप कर रहे थे, आपने बीच में कहीं ना कोई सिली मिस्टेक कर दी जिससे आपका आंसर गलत आया। अब ये वाली एनालिसिस करो। इस एनालिसिस के बाद एक एनालिसिस की नोटबुक बनाओ, जिसमें आप अपनी लगातार सारी की सारी मिस्टेक्स लिखते जा रहे हैं कि ये हुआ या ये हुआ। देन इसको आपने लिख लिया कि भाई इस टॉपिक से मेरी ये गलती है, इसको मेरे को ठीक करना है। एंड देन जब आप अगला मॉक टेस्ट दो ना, उससे पहले अपनी एनालिसिस बुक देखो कि ये गलती मैंने लास्ट टाइम करी थी। उस वाली चीज़ को वापसी देखो एक बार कि ये मेरे को करना था और ये मेरी गलती थी और इसकी मेरे को वापसी प्रैक्टिस करनी है। एंड देन मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने का मतलब यही है कि आप लगातार अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हो एंड देन उस पर एक्ट कर रहे हो। बिना गलतियों को ठीक करे आपके मॉक टेस्ट का कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है। एंड देन मोटिवेटेड रहो, ब्रेक्स लेते रहो, बहुत ज़रूरी है। आप प्रेशर वो करना ही है, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। मोटिवेटेड रहो, लगातार फ्रेश रहो, दोस्तों से बातचीत करो, गेम्स में इन्वॉल्व रहो, दूर मत रहो जाओ दोस्तों से, ऑनलाइन से दूर हो जाओ। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबको इस्तेमाल करो लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए। टाइमर लगा दो फ़ोन के अंदर। डिजिटल वेलबिंग नाम की एक एप्लीकेशन आती है, फ़ोन के अंदर ही होती है इंस्टॉल, उस पर टाइमर लगा दो इंस्टाग्राम पे कि आप आधे घंटे से ऊपर इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। आप अपने दोस्तों से बातचीत करना थोड़ा लिमिट कर दो, जितनी बात हो रही है फेस टू फेस करो, मिल लो जाकर बाहर, तो 10-15 मिनट में आप अपने आप वापसी आ जाओ। आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा टू क्लियर दिस एग्जाम। बस अपने ऊपर कंट्रोल करो और अपने ऊपर भरोसा रखो। आई नो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करोगे। बस इतना ध्यान रखो कि JEE को क्लियर करना आपका ड्रीम नहीं होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए। क्योंकि एम आता है ईगो पर, और ईगो पर आने से चीज़ें डूएबल लगने लगती है, काफ़ी ईजी लगने लगती है कि भाई ये तो हो जाएगा। तो जस्ट डोंट ड्रीम फॉर इट, एम फॉर इट। आई नो आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।